ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने एक ना कॉइन डाल दिया और खाली कंटेनर है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। तो इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट निकलेगी। तो एक रे ऑफ लाइट माना कि ऐसे निकल गई इसमें से, और एक रे ऑफ लाइट माना कि ऐसे निकल गई। और जो आई है, जो आंख है, वो यहाँ पर है। आई यहाँ पर है, ऑब्जर्वर की आई। ठीक है। ये थोड़ा सा ना टच होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा दूर है ये इससे। और लिखे द कॉइन प्लेस्ड इन एम्प्टी बेसिन इज नॉट विजिबल टू द आई। A coin placed in empty basin, basin is like a container, is not visible to the eye at this particular position. At this particular position. उसके बाद एक दूसरा कंटेनर बनाइए। हाँ बनाइए, एक दूसरा कंटेनर बनाइए। अब हम क्या करेंगे, आई को तो इसी पोजीशन पर रखेंगे और जो दूसरा कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में पानी भर देंगे। ठीक है, दूसरे कंटेनर में हम पानी भर देंगे, कॉइन तो रहेगा ही रहेगा, पानी भर देंगे उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में क्या होगा देखिएगा। है। अच्छा, चलिए कॉइन यहाँ पर है। यहाँ पर कॉइन है और आई इसी पोजीशन पर है, जिस पोजीशन पर पहले थी ऐसी पोजीशन पर आई को फिर से बना लीजिए कि डायरेक्टली तो ये कॉइन नहीं दिखने वाला अगर पानी ना हो तो। हम ये कहेंगे कि आई से आई से या आई तक दो रेज आती हैं। यहां से जो रेज निकलेंगी, एक रे ऐसे निकल गई और मान लीजिए दूसरी रे ऐसे निकल गई। एक रे ऐसे और एक रे ऐसे। अगर यहाँ पानी ना होता तो ये रेज ऐसे निकल जाती, आई को तो दिखाई नहीं देती। ठीक है, जैसे ये ऐसे निकल गई थी सीधी सीधी, आई को तो दिखाई नहीं दी। हाँ। अब क्या होगा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पूरे में ना पानी भरा हुआ है। पूरे में पानी भरा हुआ है। तो यहां से ये क्या होगा कि अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल बना दूं तो इट विल, ये सीधी जाने की बजाय इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो मतलब ये ऐसे सीधी ना जाकर ये टिल्ट हो जाएगी। तो एक रे यहाँ पर पहुंची, दूसरी टिल्ट हुई, दूसरी रे यहाँ तक पहुंची, तो ये आई में जा रही है तो इसका मतलब ये हमको दिखने लगेगा। ठीक है। लेकिन
एक जो ह्यूमन आई की जो एक ना प्रॉपर्टी होती है लाइन ऑफ साइट, वो लाइन ऑफ साइट हमेशा स्ट्रेट होती है। ठीक है, कभी भी आप ये देखिए कि अगर कोई पाइप है ना सीधा, उस पाइप के थ्रू अगर मैं देखना चाहूँ किसी चीज को तो मुझे दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो पाइप सीधा है। अगर वो पाइप मुड़ा हुआ है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है हमारी आई की, ये मुड़ी हुई नहीं हो सकती, ऐसी मुड़ी हुई नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट होती है। तो हम ये कहेंगे, क्या करें, टेलीस्कोप की बात करेंगे, अभी रुक जाओ। तो हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही कोई भी चीज दिखाई देती है। हमसे कोई कहे कि सामने से एक रोड लेफ्ट मुड़ रही है, फिर राइट मुड़ रही है, फिर लेफ्ट मुड़ रही है, और फिर राइट मुड़ रही है, तो जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है क्या वो मुझे दिखाई दे जाएगा? नहीं दिखाई देगा। मैं स्ट्रेट रोड पर तो कुछ भी देख सकता हूँ, लेकिन ज्यादा आगे तक नहीं देख सकता। ठीक, तो क्या होगा कि हमें तो स्ट्रेट पॉइंट पर ही दिखाई देती है। तो ये जो रेज ऑफ लाइट है, इन्हीं को सीधा ड्रॉ करो। तो ये सीधी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ये पानी की जो ड्रॉप्स बना रखी है इसको हटा रहा हूँ, कभी इनसे कंफ्यूजन हो। ये सीधी रेज ऑफ लाइट यहाँ आती हुई नजर आ रही है। तो ये इस पॉइंट पर मिल गई, यानी कि हमारा जो कॉइन है वो कॉइन यहाँ पर होगा। कॉइन जो है, कॉइन जो है वो हमको थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये है कि कॉइन से जो रेज ऑफ लाइट निकली वो तो आइस तक पहुंच गई। ठीक है, लेकिन जो हमको एहसास होगा, जो हमको आभास होगा कि कॉइन कहाँ पर है, हमें ऐसा लगेगा कि कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? अमन, आशुतोष, दिशा, यस सर। समझ रहे हैं? अच्छा, अरे मैं आ रहा हूँ ना, टेलीस्कोप पे क्यों बेचैनी है इतनी, बता रहा हूँ ना अभी। ये समझ में आ गया? हाँ, तो नोट करो इसमें, ऑन एडिंग वाटर इन द बेसिन, on adding water in the basin, the coin appears raised and becomes visible to the eye. The coin appears raised and becomes visible to the eye from the same position, and becomes visible to the eye from the same position, from the same position. अच्छा, इसके बाद आप नोट करेंगे, व्हेन द कॉइन, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, तो ये तो हमने डायग्रामेटिकली इस चीज को समझ लिया। लेकिन अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप रीजन बताइए कि ऐसा क्यों होता है, तो रीजन में मैं आपको दो लाइन लिखवा रहा हूँ, वो दो लाइन नोट कर लीजिए। कि जो कॉइन हमको रेज्ड नजर आता है उसका रीजन क्या है, तो उसमें जो आपको लाइन लिखनी होगी वो नोट कर लीजिए। रीजन है इसका, रीजन है, when the coin is under water then due to refraction of light, when the coin is under water, comma, then due to refraction of light, a virtual image of the coin is formed. A virtual image of the coin is formed
A virtual image of the coin is formed nearer to the water surface. Nearer to the water surface. Full stop. And since the virtual image of coin which we see, and since the virtual image of the coin which we see, and since the virtual image of coin which we see, and since the virtual image of coin which we see is nearer to the water surface, is nearer to the water surface, so the coin appears to rise on adding water in the basin. So the coin appears to rise on adding water. So the coin appears to rise on adding water in the basin. On adding water in the basin. ठीक है, ये है इसका रीजन. इसके बाद में थर्ड लिखेंगे, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप. A pool of water appears to be less deep than it actually is. Appears to be less deep than it actually is. पूल ऑफ वाटर क्या हो गया? स्विमिंग पूल होता है जैसे. तो स्विमिंग पूल का जो गहराई होती है ना, देखने से अगर कोई किसी को स्विमिंग करनी नहीं आती है, वो पहली बार स्विमिंग करने सीखने जाता है, तो देखने से उसको ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल तो कोई बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, मैं तो इसमें उतर सकता हूँ. तो ऐसा लगता है कि वो कम गहरा है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा गहरा होता है. जब उसमें उतरते हैं तब पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा गहरा है, तो तब डूबने की नौबत आ जाती है. हुआ था ना एक बार तुम्हारे साथ? अच्छा, आते हैं वो सीखने से पहले. अच्छा अच्छा, शुरुआत से ही पता था कि बहुत गहरा होता है. अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो. A pool of water appears to be less deep than it actually is. तो यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बनाएंगे. फिर से एक डायग्राम बनाइएगा कि यहाँ पर इधर तो नीचे वाटर है. सोच लो कि ये स्विमिंग पूल है और ये ऊपर एयर है, और हम ऊपर से स्विमिंग पूल को देखते हैं. तो ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा हुआ है. ये ऑब्जर्वर की आई बना दो यहाँ पर. ठीक है.
अब हम स्विमिंग पूल को देख रहे हैं तो सोचिए कि स्विमिंग पूल के किसी एक पॉइंट को देख रहे हैं, जो उसका बॉटम है उसके किसी एक पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो एक पॉइंट है उसको हम ऐसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मतलब हमें देखना तो पूरा का पूरा बॉटम है, पर एक बार में हमारी नजर किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर पड़ती है। तो हमने कहा कि चलिए मान लीजिए हम इतने एरिया को देख रहे हैं या इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो यहाँ से निकलने वाली जो रे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होती हैं, तो मैं तो दो दिखा दूंगा रेज, एक ये और एक रे ये हो गई। दोबारा बोलो क्या? थोड़ा थोड़ा। हाँ कॉइन वाला ही है, कॉइन वाला ही कंसेप्ट, कॉइन वाला कंसेप्ट ही है। अब आप ये देखिएगा कि कायदे से तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाती सीधी सीधी, लेकिन क्या है कि ये सीधी नहीं निकलेगी। जैसे ये नॉर्मल है तो ये सीधी ना निकलकर ये क्या हो जाएंगी, ये रेज ऑफ लाइट, क्योंकि ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएंगी डिफ्लेक्ट, क्योंकि कहाँ पर जा रहे हैं हम, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है ये लाइट, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगी। अच्छा आई थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं मैं। अभी भी बड़ी नहीं बनी। तो क्या होगा कि ये रे ऑफ लाइट ये इस तरह से यहाँ चली जाएगी, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से यहाँ पर चली जाएगी। ये आई है, आई थोड़ी सी बड़ी बना दी हमने। तो होगा क्या कि ये जो रे ऑफ लाइट इसमें जा रही है, तो लाइन ऑफ साइट तो हमेशा सीधी ही होती है, तो सीधी अगर हम बनाएंगे तो ये यहाँ पर जाकर दिखाई देगी, मतलब मेरे को उसका बॉटम दिखाई तो दे जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से इस पॉइंट के, जैसे हमने कॉइन से निकाली थी रेज ऑफ लाइट, तो कॉइन से हमने ये निकाली रे ऑफ लाइट, और ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर गई, तो ये इधर आई में चली गई। लेकिन आई से जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो रेज ऑफ लाइट तो सीधी ही मिलेंगी किसी पॉइंट पर जाकर, जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी उसी पॉइंट पर इमेज बन जाएगी उसकी, वर्चुअल इमेज, नकली इमेज, तो वो थोड़ी उभरी हुई दिखाई देगी हमको। वही चीज ये है कि यहाँ पर सोचो कि हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो इस पॉइंट से निकलने वाली रेज, एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, तो ये नॉर्मल पर आकर थोड़ी सी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा दूर की तरफ भागेगी, क्योंकि अंदर तो वाटर है, वाटर इज अ डेंसर मीडियम, बाहर एयर है, एयर इज अ रेयर मीडियम, रेयर मीडियम में वो नॉर्मल से दूर की तरफ हट जाती है। तो ऐसे थोड़ी सी फैल गई वो रेज ऑफ लाइट, फैलकर आई में तो पहुंच गई, लेकिन आई से जो लाइट्स आ रही हैं, आई से लाइट आने वाली वो तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगी, तो वो यहाँ पर आकर मीट करेंगी। तो यहाँ पर मुझे इसका जो बेस है एक्चुअल में, तो बेस नीचे है, तो ये वाली जो डेप्थ होती है ना, ये वाली वो डेप्थ है जो मुझे लगता है कि गहराई इतनी है, लेकिन गहराई तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये वो वाली डेप्थ है जो हमें अपीयर होती है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं अपीयरेंट डेप्थ, हम इसको बोल देते हैं अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है, और आ, यहां से लेकर और यहां तक ये वाली जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इज कॉल्ड एक्चुअल डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ तो आप समझ रहे होंगे बहुत ज्यादा है, लेकिन अपीयरेंट डेप्थ उसके कंपैरिजन में काफी कम है। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता दें। अमन, आशुतोष, युग, दिशा। ठीक है, अच्छा अब इसका रीजन लिख लीजिए, ये मैं इधर का सारा मिटा रहा हूँ इस तरफ का।
इसका रीजन लिखेंगे, व्हेन वी लुक इनटू अ पूल ऑफ वाटर, when we look into a pool of water, comma, we do not see the actual bottom of the pool. We do not see the actual bottom. We do not see the actual bottom of the pool, comma, we see a virtual image of the bottom of the pool. We see the virtual image of the bottom of the pool, virtual image of the bottom of the pool, which is formed by the refraction of light, which is formed by the refraction of light which is formed by the refraction of light coming from the pool water into the air, coming from the pool water into the air, pool water into the air. उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो तीन एग्जांपल्स आपको बताए हैं तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है इसको। नेक्स्ट आप लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Laws of refraction of light. There are two laws of refraction of light. There are two laws of refraction of light. First law, ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारा रिफ्लेक्शन के लॉज थे, बिल्कुल उसी का जैसे फर्स्ट लॉ था वैसा ही है। The incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence the incident ray, comma, the refracted ray, and the normal at the point of incidence, and the normal at the point of incidence, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. All lie in the same plane मतलब मैं अगर एक प्लेन की बात करता हूँ तो प्लेन ऑफ पेपर, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है तो मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, तो मैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों को मैं सेम प्लेन पर, सेम व्हाइट बोर्ड पर बनाकर दिखा सकता हूँ। आप सेम अपनी जो आंसर जो शीट है उस शीट पर आप उसको प्लेन पेपर पर बनाकर दिखा सकते हैं, तो सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड लॉ जो है वो नोट करें,
सेकेंड लॉ में लिखिएगा the ratio of the second law as the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given is constant for a given pair of media मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट this constant is called refractive index which is denoted by जैसे n बनाते हैं ना हम तो स्मॉल n बनाते हैं उसको थोड़ा सा ना नीचे को खींच दो ऐसे इसको स्मॉल n को थोड़ा सा नीचे को खींच दीजिए ये इसको बोलते हैं ईटा n को थोड़ा सा n ऐसे बनाते हैं तो ऐसे बनाने की बजाय इसको यहां से थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए इसको ईटा बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है ये तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ईटा दिस लॉ is also called Snell's law of refraction इस लॉ को सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं ठीक है इसको स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं तो जहां पर हम रिफ्लेक्शन में बात करते थे तो सेकंड लॉ में क्या होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ईटा एंड ईटा इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है इसकी कोई यूनिट नहीं होती ठीक है अभी आगे कंटिन्यू करता हूँ बस 1 मिनट वेट करिए अभी आ रहा हूँ मैं इसके बाद आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे अ बीम ऑफ लाइट passes from air
A beam of light passes from air into a substance capital X. Passes from air into a substance capital X, full stop. If the angle of incidence be 72 degree, if the angle of incidence if the angle of incidence be 72 degree and the angle of refraction be 40 degree, and the angle of refraction be 40 degree, comma, calculate the refractive index of substance capital X. Calculate the refractive index of substance capital X. Given sin 72 degree is equal to 0.951. Given sin 72 degree is equal to 0.951 and sin 40 degree and sin 40 degree is equal to 0.642. सारी वैल्यूज दे रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। द बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस कैपिटल एक्स। एयर से किसी दूसरे सब्सटेंस में एंटर कर रही है लाइट। जब लाइट किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में एंटर करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है, तो हम कहते हैं रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 72 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस कैपिटल एक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलेगा जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है। एयर से सब्सटेंस एक्स में जा रही है, तो यहाँ पर सब्सटेंस एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा इस फॉर्मूले से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलता है जिस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही होती है। तो यहाँ नोट करेंगे बाई स्नेल्स लॉ by Snell's law of refraction, by Snell's law of refraction, eta is equal to sin I upon sin R। sin I कितना है? sin 72 डिग्री, और sin R कितना है? sin 40 डिग्री। sin 72 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.951 और sin 40 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.642। ठीक है, इसको डिवाइड करना है का आप देख लीजिएगा, करके देख लेना। इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 1.48। डिवाइड तो हो जाएगा ना, वो तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 1.48 देख लेना, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 951 को 642 से डिवाइड करना है, तो नॉर्मल जो आपका लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है उससे करके देख लेना, हो जाएगा। हाँ, 1.48 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और स्पीड ऑफ लाइट में भी एक रिलेशन होता है।
refractive index and refractive index and speed of light. अब ये कहेंगे the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to the ratio of the speed of light in medium 1 is equal to the ratio of the speed of light in medium 1 ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 to the speed of light in medium 2. ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह से निकलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मीडियम था, मान लो यहाँ तो है मीडियम 1 और यहाँ पर है मीडियम 2, और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मीडियम 1 से ऐसे आ रही है, मीडियम 1 से ऐसे आ रही है और यहाँ पर नॉर्मल है और मीडियम 2 में ऐसे जा रही है, तो मान लीजिए ये एयर है और ये ग्लास है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मीडियम 1 में जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट थी उसको बोल दिया v1, v1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट थी इसको मैंने बोल दिया मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट थी इसको बोल दिया v2। ठीक है, तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे ना, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं मीडियम 2 का निकाल रहा हूँ तो वो लिखा कैसे जाएगा, उसको ऐसे लिखेंगे 1, और 1 की जैसे पावर में लिखते हैं ना, तो ऐसे पावर में लिख दो ईटा और फिर यहाँ पर लिख दो 2, 1 ईटा 2। 1 ईटा 2 का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्ट जो लाइट है वो आपकी मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है। ठीक है, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है, अगर उल्टा होता कि मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर कर रही होती तो 2 ईटा 1 लिखता मैं उसको। ठीक है, तो 1 ईटा 2 लिख दिया, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कहलाएगा, मीडियम 2 का, क्योंकि जिसमें लाइट एंटर कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कहलाता है। तो ये लाइट किसमें एंटर कर रही है, मीडियम 2 में, तो इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्योंकि मीडियम 1 से आ रही है तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ऐसे होगा। और ये होगा क्या, क्योंकि 1 से 2 में एंटर कर रही है तो इसको हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब 1 ईटा 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। 1 ईटा 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2।
वेयर वेयर 1 eta 2 is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1 with respect to medium 1 1 eta 2 को हम ये बोलते हैं। उसके बाद नोट करें the ratio of speed of light in vacuum VA CWM, the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium is called refractive index of that medium। of that medium। ऐसा होता है कि अगर वैक्यूम से वैक्यूम मतलब जहां पर किसी तरीके की कोई गैसेस वगैरह नहीं होती वैक्यूम ईटा मीडियम मीडियम क्या है लिक्विड सॉलिड गैस कुछ भी वाटर मरकरी कुछ भी हो सकता है ये वैक्यूम में थी पहले रे ऑफ लाइट और वैक्यूम से फिर किसी मीडियम के अंदर एंटर कर गई तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है तो इसको हम क्या कह सकते हैं देखिए ज्यादा अप्रोप्रिएट तो ये है कि हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। भाई मीडियम में एंटर कर रही है ना रे ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। लेकिन जब वैक्यूम आता है तो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कॉमनली बोलने की जरूरत ही नहीं होती हम इसको सीधा सीधा ये बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको बोला जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। समझ गए इतना कर लीजिए बाकी कल कराता हूँ। ठीक है और जो मैथ्स का होमवर्क दिया था 4 क्वेश्चन दिए थे वो कर लाना आप मैथ्स वाली टर्न पर तक कर देना एक दिन है अभी आपके पास कल का भी देना कर लेना आराम से।